नमस्कार मित्रों, रीट लेवल 1 गणित टेस्ट सीरीज का सेकंड टेस्ट आज हुआ है। अब उसके प्रश्नों का सॉल्यूशन 30 प्रश्न थे जिसमें 20 गणित के और 10 शिक्षण विधियों के। तो अपन 20 गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन 10 शिक्षण विधियों के सीधे देख नहीं, उसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। पहला प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इनके एलसीएम व एचसीएफ का गुणनफल 2028, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। संख्याओं का योग पूछा गया, अनुपात दिया गया। अनुपात से आप संख्याएं मान लीजिए 3:4 है, संख्या हो जाएगी 3x और 4x कि जो अनुपात है उसको एक निश्चित संख्या मतलब अज्ञात संख्या है जिसको x लिख दिया, 3x और 4x। पहली संख्या 3x और दूसरी 4x। अब इनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। संख्याओं का गुणा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणा और उनके लसब और मसब का गुणा हमेशा बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करो, संख्याओं गुणा करो, एक ही बात है। मतलब ये संख्याओं का ही गुणा है। लसब और मसब का गुणा लिखो, संख्याओं का गुणा लिखो, एक ही बात है। तो ये संख्या ये 3 और 4, 3x का 4x से गुणा होगा और बराबर है 2028। अब 3x का 4x से गुणा करेंगे, 3 का 4 से गुणा 12 और x का x से गुणा x स्क्वायर और बराबर 2028। एक्स स्क्वायर के लिए 12 का भाग दे दो। 2028 में 12 का भाग देना है। 12 का भाग जाएगा एक बार 12, 8 शेष बचेंगे 2 और उसके बाद 12 72 और उसके बाद शेष बचेंगे 10 और 8 12 में 8 169। एक्स स्क्वायर का मान 169 आएगा और x बराबर 169 का वर्गमूल कर दीजिए। 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। ये जो x का मान आया वो आ गया 13 आ गया। मतलब अब संख्याएं अपन ज्ञात कर सकते हैं। संख्याएं ज्ञात करने में ये 3x और ये 4x है, सीधा ही जोड़ करनी है। संख्याओं की जोड़ करनी है तो संख्याओं की जोड़ 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x, 7 और जिसमें x का मान रखना है 13। x का मान 13 और 13 का 7 से गुणा कितना हो गया 91। इस प्रश्न का आंसर कितना जाएगा 91 हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात था, संख्याओं का योग पूछा गया। संख्याओं का योगफल तो 3x और 4x का योगफल कितना हो जाएगा 7x और 7x का मान कितना आया 13। 13 का 7 से गुणा कितना हो गया 91। संख्याओं का योगफल कितना है 91। अलग अलग संख्याएं ज्ञात भी कर सकते हैं। ये 13 गुणा 3, ये 13 गुणा 4, ये 13 3 39 और ये 13 चौके 52। जोड़ के लिखो, बस सीधे जोड़ लीजिए कि गुणा करके संख्याएं ज्ञात करनी नहीं थी, अपने तो जोड़ पूछा है। तो 3 और 4 7x हो गया और x का मान 13, 13 7 कितना हो गया 91। ये पहले प्रश्न का उत्तर आएगा 91। आगे होगा समझ में, आसान सा प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा, वहां से संख्याएं माननी है और लसब और मसब का गुणा दे रखा है। संख्याओं का गुणा और लसब मसब का गुणा हमेशा बराबर होता है। संख्याओं गुणा बराबर लसब मसब का गुणा। 3x और 4x का गुणा बराबर लिखना 2028। ये संख्याओं का गुणनफल ही होगा। 3x और 4x का गुणा हो जाएगा 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर का मान 2028, x स्क्वायर के लिए 12 का भाग ये 169 बार और x बराबर 169 का वर्गमूल 13। तो इस प्रश्न में आपको 13 यहाँ वापस रखना, मान 7 गुणा 13 कितना हो जाएगा 91 संख्याओं का योगफल। अलग अलग संख्या पूछे तो ये 13 गुणा 3 39, ये 13 गुणा 4 52। अलग अलग संख्या 39 52, संख्याओं का योग 91। योग पूछा गया, आप सीधा योग ज्ञात कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5 प्लस ये सारे हैं और 20 की पावर 5 तक है और इकाई अंक पूछा गया। अब इस प्रश्न में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए है कि जब इकाई अंक अपन ज्ञात करते हैं तो पावर में 4 का भाग देके शेष पर लिया जाता है। पावर में 4 का भाग देके शेष पर लेंगे तो ये पावर सभी में 5 सभी में पावर कितनी कितनी है, पावर 5 है। पावर 5 है, 4 का भाग देके शेष पर लेंगे तो कितना आएगा 1। मतलब सभी की पावर कितनी कितनी बचेगी 1 बचेगी। 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे ही लास्ट ये 20 की पावर 1। मतलब ये संख्याएं हैं सीधी सीधी 1 2 3 और इसी तरीके से ये लास्ट 20। अब इसका योग कर लो और योग का इकाई अंक ये 20 तक की प्राकृत संख्या है और 20 तक की प्राकृत संख्याओं की जोड़ अपने को आनी चाहिए। 20 तक की प्राकृत संख्याओं की जोड़ ये n कोष्टक n+1/2, जिसमें n का मान रखना 20, 20 गुणा 21/2। इकाई अंक लेंगे तो ये 0 है, 210। इसका उत्तर इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस योगफल का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा 0 होगा।
ये कैलकुलेशन करके इसकी जोड़ 210 हो रही संख्याओं की 1 से लेके 20 तक की। और इसमें भी आपको इकाई अंक पूछा गया, तो इकाई अंक कितना होगा, 210 में इकाई अंक क्या है, 0। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा। a की पावर 5, 2 की पावर 5, जो पावर 5 है उस पावर में 4 का भाग देके शेष पल जो होता है वो वापस लगाना होता है पावर के रूप में। तो 5 में 4 का भाग देंगे, एक शेष बचेगा, एक शेष लगेगा। a की पावर 1, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ऐसे ही 20 की पावर 1, मतलब 1 2 3 ऐसे 20 तक है। 20 तक की जोड़ 20 गुणा 21 बटे 2, 210, और 210 में इकाई अंक क्या है, 0 है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगला प्रश्न, एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। संख्या x और इसको विभाजित कर रहे हैं दूसरी संख्या x से 3 कम, मतलब x माइनस 3 से। इस प्रकार प्राप्त परिणामी, ये परिणामी है, परिणामी संख्या जब एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो कि x के मान का 4 गुना, मतलब इसको 4x से गुणा करना है, तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। तो बराबर 48 लिख दो, ये इसका समीकरण और हल कर लीजिए। अब इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, समीकरण से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके। ऑप्शन से हल करो चाहे समीकरण से। समीकरण ये, एक संख्या x दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है, दो x से 3 कम है तो x माइनस 3 से विभाजित, मतलब भाग दिया गया। फिर एक संख्या से गुणा किया जाता है जो 4 गुणा है, 4 गुणा है तो 4x से गुणा किया, और बराबर इसका परिणामी कितना आता है, 48। तो इसमें आपको टुकड़े करके हल करना पड़ेगा क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा। 4x और इसका 4 48 से काट भी सकते हैं, 48 में 4 का भाग दे दीजिए, 4 इधर आके 12 हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर, और x माइनस 3 का इधर गुणा हो जाएगा 12, 12x माइनस 12 गुणा 3 36। सारे समीकरण की तरह लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 और बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बनेगा। पक्षांतरण किया, बाहर माइनस का था प्लस हो गया, सॉरी प्लस का माइनस का हो गया, और ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा। अब इसमें यदि टुकड़े करेंगे तो टुकड़ों में ये है कि जो संख्या है उनका गुणनफल 36 और उनका जोड़ 12। इस प्रकार की दो संख्या लिखनी जिनका जोड़ -12 हो और जिनका गुणा 36 हो। तो आप इसको लिखेंगे -6 और -6। ये x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x, -6 और -6 जोड़ेंगे तो -12 होंगे, इनका गुणा करेंगे तो 36 होगा। ये इसके टुकड़े बराबर 0। अब इसके बाद और हल करने में ये होता है कि इनमें कॉमन लेना है दोनों संख्याओं में। पहले में कॉमन आएगा x, शेष बचेगा, पहले में x और सेकंड में x कॉमन आ गया -6, दूसरे में आप -6 कॉमन ले लो, पहले में बचेगा x और 36 में -6 कॉमन आ गया, मतलब एक माइनस 1, 36 में 6 का भाग 6 और बराबर इसके 0 है। तो इन दोनों में कॉमन है x -6 और दूसरा भी x -6 और बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -6 बराबर 0 लिखो तो x बराबर 6 आ जाएगा। x -6 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6, मतलब संख्या क्या होगी, 6 होगी। ये तो इसकी कैलकुलेशन है। एक पिछली बार भी रीट के पेपर में ऐसा ही प्रश्न था, थोड़ा सा हार्ड था, कैलकुलेशन भी हार्ड थी, वो ऑप्शन से भी नहीं हो रहा था। ये प्रश्न ऑप्शन से हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन इसकी भी हार्ड है। थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन के प्रश्न भाई आते हैं तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये इसकी कैलकुलेशन ये थी कि एक संख्या उसको x -3 से विभाजित करना है, फिर उसके 4 गुणे मतलब 4x से गुणा करना है, परिणाम 48 है। कैलकुलेशन में 48 4 से कट जाएगा 12 बार, और ये x स्क्वायर x -3 का इधर 12 से गुणा होगा तो 12x 12 36, ये बराबर से उधर जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा और बराबर 0 है। उसके बाद इसके टुकड़े करने होते हैं। ये द्विघात समीकरण है, आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, टुकड़े करके कर सकते हैं कि गुणनखंड करो। गुणनखंड में ये है कि बीच वाली संख्या के टुकड़े करने, दो इस प्रकार के टुकड़े करोगे संख्या तो यही रहे और उनका गुणनफल जो है वो 36 x स्क्वायर हो जाए। तो गुणनफल 36 और जोड़ 12 हो मतलब 6, तो ये -6 और -6 का जोड़ -12 और इनका गुणा माइनस प्लस हो जाएगा और 6 का 6 से गुणा 36 हो जाएगा। फिर इन दोनों में संख्या कॉमन लेगी x, पहले में बचेगा x, इधर बचेगा 6, इसमें 6 कॉमन लेंगे माइनस के, -6 कॉमन लेंगे, x बचेगा और इधर बचेगा -36 सॉरी +36 है और 6 कॉमन लिया माइनस का तो अंदर -6 बचेगा। और इन दोनों में एक संख्या कॉमन x -6 फिर x -6 और बराबर 0, ये x -6 दोनों कॉमन पहले लिखे, फिर ये x -6 और इसको बराबर 0 लिखेंगे, x -6 के बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है। अब आप प्रश्न को ऑप्शन से यदि करते तो इस तरीके से होता कि ये 18 है, ये संख्या 18 से 3 कम से विभाजित करना है, 18 से 3 कम 15 और फिर 18 के 4 गुणे से गुणा करना है।
संख्या के 4 गुणे से मतलब 18 चौके 72 से गुणा करना है, और गुणा करने पर यदि 48 आ जाता है तो उत्तर सही है, 48 नहीं आएगा तो गलत है। तो इसमें 48 नहीं आएगा, 48 इस 6 से आएगा कि 6 है, इससे 3 का मतलब 3 से विभाजित करेंगे और 6 के 4 गुणा मतलब 24 से गुणा करेंगे, तो 6 और 3 ये आपस में कटेंगे 2 और 24 का 2 से गुणा कितना हो गया 48। परिणाम ये 48 आना चाहिए, परिणाम 48 आ रहा है, मतलब इसका उत्तर क्या होगा 6 होगा। भाई ऑप्शन इसको आसानी से हल कर सकते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो दोनों तरीके आने चाहिए, आप ऑप्शन से भी प्रश्न हल करो, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। पिछली बार जो रीट के पेपर में प्रश्न था वो कैलकुलेशन सही था, ऑप्शन से हो ही नहीं रहा था। तो ये है कि आपको ऑप्शन की बजाय कैलकुलेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कैलकुलेशन से प्रश्न हो जाते। टाइम की समस्या रीट में वैसे नहीं रहती, बहुत ज्यादा टाइम होता आपके पास, ऐसी कोई समस्या नहीं आती भाई टाइम पूरा हो जाता है पेपर नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न, प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। यह आसान सा प्रश्न, 11 संख्या है, शुरुआत की लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है। तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, अगली 3, उसके बाद 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। ये प्रथम 11 अभाज्य संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और इन 11 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो ये 11 संख्याओं का योग और बट्टे में 11 संख्याओं के औसत के लिए 11 का भाग दे दो। पहले इनका योग 10 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 129, ये याद रखना होता है वैसे। इसके बाद 9 ने 1 10, हासिल 1 3 2 5 ने 1 6 और ये 160। इसका जो टोटल हो जाएगा वो 160 हो जाएगा, और इस 160 में आपको 11 का भाग देना। तो 11 का भाग जाएगा एक बार, उसके बाद बचेंगे शेष 5 और 0, 11 का भाग जाएगा 4 बार, 14 पॉइंट कुछ उतर आएगा ना, ऑप्शन आ गया ये 2 नंबर एक ही ऑप्शन है, आगे पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है। 14 पॉइंट कुछ आ रहा है, 14.5, ये 5 4 जो एक ऑप्शन ही है, तो सीधे सीधे उत्तर आ गया 14.54। 11 अभाज्य संख्या, जनरली अपने को ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन सी है। और कई बार समस्या ये आती है कि शुरुआत वाली अभाज्य संख्या मिस्टेक हो जाती है, कई बार 1 से लेते हैं, कई बार 3 से ले लेते हैं, 2 को छोड़ देते हैं कि सम संख्या। सम संख्या भी अभाज्य होती है, एकमात्र ऐसी है, कौन सी है 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, इसके बाद कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, 10 अभाज्य संख्याओं तक का तो योग अपने को याद होता है 129, 11वीं अभाज्य संख्या इसमें जोड़ दो 160, बाकी पूरा याद नहीं होता तो फिर पूरी जोड़ करनी है और जोड़ करके भाग दे दीजिए। 11 संख्याओं का औसत था, 11 का भाग देना है, 11 का भाग देंगे ये 14.54 इसका उत्तर आ गया। अगला, यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई हो तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। आसान सा प्रश्न है, 10,000 रुपए में 40 कुर्सियां खरीदी, अब इसका क्रय मूल्य हो जाएगा ये 10,000, इसमें 40 कुर्सियां खरीदी, 40 का भाग दो, एक कुर्सी आ जाएगी, 1000 में 4 का भाग 250। 10,000 रुपए है, 40 कुर्सियां खरीदी, एक कुर्सी कितने की होगी, 10,000 में 40 का भाग देना, 10,000 में 40 का भाग 0 काट के 1000 में 4 का भाग 250 रुपए, ये एक कुर्सी का क्रय मूल्य है। उसके बाद लाभ है इसमें 60%, ये लाभ 60% है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लो पहले, तो ये 250, 60% लाभ 160/100, 60% लाभ है 160/100, गुणा कर लीजिए। अब इसमें गुणा में ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 0 काट दीजिए। 25 का 16 से गुणा करना है, 25 का 16 से गुणा हो जाएगा 400। अब एक कुर्सी जो बेचनी है वो कितने में बेचनी है, 400 रुपए में। खरीदी कितने में थी, 250 रुपए में, 250 रुपए में खरीदी थी और 400 रुपए में बेचनी। अब प्रश्न के अनुसार 10,000 में कितनी कुर्सियां बेचेगा। एक कुर्सी कितने की है, 400 की, तो 10,000 में कितनी होगी, 10,000 में 400 का भाग दे दो, ये 10,000 और इसमें 400 का भाग दे दीजिए, तो ये 2 0 कट जाएगा और 100 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। कितनी कुर्सियां बेचेगा, 25। 10,000 में 25 कुर्सियां बेचेगा, 40 कुर्सियां खरीदी और 25 बेचेगा। एक एक नियम लगा सकते हैं, लाभ हानि का सिंपल सा प्रश्न है। 10,000 रुपए है, 40 कुर्सियों के है, तो एक कुर्सी कितनी, 40 का भाग दिया 250। उसके बाद लाभ कितना है, 60%। अब 60% लाभ है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, 160/100 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 400 रुपए। 400 रुपए की एक कुर्सी, 10,000 में कितनी आएगी, 10,000 में 400 का भाग दो, 10,000 में 400 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। ये इसका आंसर है 25।
नेक्स्ट कैलकुलेशन का प्रश्न है, 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 2, ये प्रश्न। अब आपको सबसे पहले छोटे कोष्टक से प्रश्न शुरू करना। छोटे कोष्टक में 1 भाग 2, 1 में जब अपन 2 का भाग देंगे उत्तर आएगा 1/2, ये 1/2 आएगा, फिर 1 में जोड़ना है, 1 भाग 1 प्लस 1 भाग 1 प्लस 1/2। जनरली समस्या भिन्नों की जोड़ में आती है, ज्यादातर समस्या ये कैलकुलेशन में भिन्नों की जोड़ ज्यादातर नहीं कर पाते। 1 में आधा जोड़ना है, 1 में आधा डेट 3/2 लिख सकते हैं आप। बाकी ये 2 का 1 से गुणा 2 1 जुड़ेगा 3/2, ये 1 भाग 1 प्लस 1 भाग, और ये जो कैलकुलेशन हुई वो 3/2। जब 1 में किसी भिन्न का भाग दिया जाता है तो भाग 1 भिन्न को उल्टा लिख दो। 1 में भिन्न का भाग मतलब भिन्न उल्टी लिखनी, 1 भाग 1 प्लस ये हो जाएगा 2/3, 3/2 का उल्टा लिखना, 3/2 का उल्टा जाएगा 2/3। अब 2/3 1 जोड़ना है, 3 एकम 3 2 5/3, फिर ये बचेगा 1 भाग 5/3, फिर वापस वही 1 में भाग देना तो उत्तर आ जाएगा 3/5। 5/3 को उल्टा कर लीजिए, 1 में भाग देने का मतलब भिन्न को पलट कर लिख दो। 1 में 5/3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3/5 बार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है, 3/5। नॉर्मल कैलकुलेशन का प्रश्न है, 1 में भाग देना 2 का मतलब 1/2, फिर 1 जोड़ेंगे 3/2, फिर 1 में भाग देंगे 2/3, फिर 1 जोड़ेंगे 5/3 और उल्टा करेंगे तो वापस 3/5। 1 में भाग देने का मतलब उल्टा, बाकी आप भाग दे सकते हैं। भाग ये होता है कि भाग को गुणा लिखो और 5/3 की जगह 3/5 लिखो। बाद वाले भिन्न को उल्टा लिखना होता है और 1 से गुणा करेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा 3/5। तो 1 के भाग में ये किसी भिन्न को उल्टा लिख दो, उल्टा लेके गुणा ही करना होता है और गुणा में 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए भिन्न को डायरेक्ट उल्टा लिखने का मतलब भाग हो चुका। 1 का भाग ये आसानी से कर सकते हैं। अगला, किस वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए लगाई गई राशि के आधे के बराबर साधारण ब्याज प्राप्त होगा? आसान सा कि मूलधन यदि 100 और इसका ब्याज आधा, आधा मतलब 50, मूलधन जैसे 100% मानते हैं, ब्याज इसका आधा कितने परसेंट? 50% ब्याज आना चाहिए। अब 50% ब्याज आना चाहिए कितने वर्षों में? 5 वर्ष है और दर से गुणा कर लो, कितनी दर होगी? 10 होगी, 10 होगी, तभी 5 गुणा 10 कितना आएगा? 50% ब्याज आएगा। सीधा सीधा 5 वर्ष है, 10 मतलब कितनी लेनी है? 10 लेनी है, तो 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 50% ब्याज आ जाएगा। आधा किस दर से आएगा? 10% से आएगा। पूरा लिखने की जरूरत नहीं रहती है, बाकी आप इसको पूरा लिख के भी कर सकते हैं कि आप मूलधन मान लिया 100 और इसका ब्याज आ गया आधा, इसका मतलब 100 का 50, उसके बाद समय दे रखा है 5 वर्ष और दर ज्ञात करनी। दर बराबर फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100, ब्याज 50 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और समय 5। 100 से 100 काट दो, 50 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 10 बार। ये दर कितनी है? 10% दर आ जाएगी। बाकी सिंपल सा प्रश्न है कि आधा ब्याज आएगा 100% का, आधा कितना? 50% ब्याज लाना है। 50% में योगदान किसका? दर और समय का गुणा होता है। दर और समय का गुणा तो समय 5 है, किससे गुणा करेंगे? 50 हो जाएंगे 10 से। 5 गुणा 10 या 5 का भाग दे दो 50 में, 5 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। 10% इसकी ब्याज दर होगी। एक वर्ग की भुजा को 2 गुणा कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक वर्ग की भुजा को 2 गुणा कर दिया जाए, अब देखिए कैसे है। भुजा और क्षेत्रफल, वर्ग की बात हो रही है। भुजा जैसे 1 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 1 गुणा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब इसकी भुजा को 2 गुणा कर दिया जाए तो भुजा जैसे 1 थी, 2 गुणा किया कितना हो गया? 2 हो गया। 2 हो गया, क्षेत्रफल 2 गुणा 2 4 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये प्रश्न था क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 से 4 कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणा 100। वृद्धि 1 से 4 कितना बढ़ा? 3 बटे में पहले कितना था? 1 और गुणा 100 कितने परसेंट वृद्धि होगी? 300% वृद्धि होगी। कि भुजा को 2 गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल 4 गुणा होता है, 4 गुणा में 3 गुणा वृद्धि हुई,
तो 3 गुना वृद्धि होने का मतलब कितने परसेंट हो गया? 300% वृद्धि। भुजा 1 थी, क्षेत्रफल 1 होगा, भुजा दुगुनी की 2 हुई, क्षेत्रफल 4 होगा। 1 से 4 होने का मतलब कितने परसेंट वृद्धि हुई है? आप कोई सा भी प्रश्न हो ऐसे हल कर सकते हैं। 1 से 4 होने का मतलब 3 बटा है। 3 बटा किस पर? 1 पर। 1 पर 3 बढ़ता है, 1 पर 3 बढ़ता मतलब 3 गुना हो गया, और 3 गुना का मतलब सीधा सीधा कितने परसेंट हो जाएगा? 300%। तो ये वृद्धि कितनी हुई? 300% इसमें वृद्धि हुई। 1 से 4 हुआ, 3 बटा 1 पर, और गुणा 100 कर दीजिए, प्रतिशत में वृद्धि आ जाएगी। 300% वृद्धि हुई। वर्ग की भुजा है, उसको 2 गुना किया। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है और प्रतिशत से भी है, दोनों से संबंधित है। अपने सिलेबस में क्षेत्रफल भी और प्रतिशत भी है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रश्न हर बार प्रतिशत का आ ही जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें कर्ण आपस में समद्विभाजित नहीं करते? कर्ण मतलब विकर्ण। कर्ण और विकर्ण यहां पर एक ही है, वैसे आप विकर्ण को विकर्ण कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कर्ण आपस में समद्विभाजित नहीं करते? समद्विभाजित ये विशेषता किसकी है और किसकी नहीं है? समलंब चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित नहीं होते हैं, ये इसका उत्तर है। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, और आयत में भी विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग में विकर्ण पर समद्विभाजन वो होता है, वो समकोण पर होता है। वर्ग में भी समद्विभाजन होता है, लेकिन किस पर? समकोण पर। ये इसकी इंपोर्टेंट विशेषता, इससे भी कई प्रश्न बनते हैं। समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अब इसका जनरली मतलब क्या है? समद्विभाजन कैसे? ये जैसे कोई आयत है, इसके विकर्ण जहां पर आपस में कटेंगे वहां पर बराबर भाग होंगे। जैसे विकर्ण 20 होता तो इसके 2 बराबर भाग 10-10। ये विकर्ण जैसे 12 होता तो इसके बराबर 6-6। विकर्ण का परस्पर समद्विभाजन का मतलब 2 बराबर भागों में बटेगा, और समकोण पर समद्विभाजन का मतलब है कि जहां पर समद्विभाजन हो रहा वहां पर कोण बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री का। समकोण पर समद्विभाजन होता है समचतुर्भुज में और वर्ग में। समांतर चतुर्भुज में आयत में समद्विभाजित होते हैं, केवल समकोण पर नहीं होते। इसमें एक ये भी है कि आयत और वर्ग के विकर्ण दोनों परस्पर बराबर होते हैं। आयत और वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण बराबर होंगे, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते। समलंब चतुर्भुज में विकर्ण की ऐसी कोई विशेषता इस प्रकार की नहीं है। ना कोई समद्विभाजन होता है, ना कोई बराबर होते हैं, और ना कोई समकोण पर समद्विभाजन होता है। तो इंपोर्टेंट विशेषता है, ज्यामिति से संबंधित ये सारी याद होनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कैसे हैं, समचतुर्भुज में कैसे हैं, आयत में कैसे हैं, और वर्ग में कैसे। आयत और वर्ग के विकर्ण, आयत के विकर्ण दोनों आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों में समकोण पर समद्विभाजन होता है, एक समचतुर्भुज में और एक वर्ग में। दोनों में केवल समद्विभाजन होता है, समांतर चतुर्भुज में और आयत में। और समलंब चतुर्भुज की इस प्रकार की कोई विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, कोण SPR 40 डिग्री है, वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त के बिंदु R पर PR कोई स्पर्श रेखा, ये PR स्पर्श रेखा है। ये बिंदु R है, इस पर कोई स्पर्श रेखा है, और ये एक कोई छेदक रेखा थी जो व्यास से होकर जा रही है। ये वो वृत्त का केंद्र है। अब इसमें आपको ये कोण दे रखा है SPR, ये S, ये P और ये R। ये S है, ये P है और ये R है। SPR का मतलब ये कोण दिया हुआ है। SPR ये कोण दिया हुआ है 40 डिग्री का। अब आप इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। एक रेखा ये इस प्रकार खींची गई है, और आपको जो कोण पूछा गया है QRP, ये Q, ये R और ये P, मतलब ये कोण आपको ज्ञात करना। ये कोण ज्ञात करना है, ये एक कोण दिया हुआ। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी इसमें रचना एक और करनी है कि यहां से एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ये इस तरीके से। अब ये लाइन खींचने से ये इधर भी वृत्त की त्रिज्या है और इधर भी ये वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की दोनों त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। और दूसरा, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या हमेशा इस पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है? लंब होती है। मतलब ये जो पूरा ही कोण है, ये पूरा ही कोण 90 डिग्री का होगा। R पर जो पूरा ही कोण बनेगा,
आधा पूछा गया, लेकिन जो पूरा कोण है वो 90 डिग्री का होगा, ये 40 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में ये शेष कोण बचेगा कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। ये 40 का, ये इधर समकोण है और शेष ये 50 का, 50 40 90 90 180। त्रिभुज में 180 होते हैं, जिसमें से ये समकोण ये 40 दिया हुआ है और शेष ये 50। अब ये जो त्रिभुज था ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि दो त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्याएं वृत्त की बराबर है, और बराबर है मतलब दो भुजाएं बराबर है और उनके आधार के कोण भी बराबर होंगे। तो उसमें ये कोण 50 है और शेष ये दोनों कोण आ जाएंगे। 50 घटा लीजिए 180 में से, एक त्रिभुज में 180 में से एक 50 घटा दिया, शेष बचे 130। 130 में बराबर मतलब ये कोण 65 डिग्री का और ये कोण भी 65 डिग्री का। 65 डिग्री के बराबर कोण हो, ये पूछा नहीं गया लेकिन अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये कोण 65 डिग्री का है और ये कोण भी 65 डिग्री का है। अब आप ये कोण भी ज्ञात कर सकते हैं कि एक सरल रेखा 180 से घटा के, और ये कोण भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये 90 में से 65 घटा लीजिए। पूरा जो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है वो समकोण है, और उसमें से ऊपर वाले त्रिभुज का जो 65 डिग्री है वो घटा लीजिए। शेष जो आपको कोण पूछा गया है वो QRP, तो QRP बराबर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। 90 में से 65 घटाएंगे, शेष बचेगा 25 डिग्री। ये QRP कोण का मान आ जाएगा कितना? 25 डिग्री। अब इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको सारी ज्यामितीय विशेषताएं याद होनी चाहिए। कौन सा किस प्रकार स्पर्श रेखा है, कैसे त्रिज्याएं बराबर होगी, कैसे उनके आधार के कोण बराबर होंगे, किस प्रकार त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, सारी विशेषताएं याद होती है, अपन प्रश्न आसान से कर सकते हैं। ये 40 डिग्री था, ये 90 हुआ, उसके बाद ये शेष 50 बचेगा। इस 50 के बाद ये दोनों शेष जो बराबर होंगे वो 180 में से 50 घटाए 130, और 130 में 2 का भाग दे दिया, 2 बराबर कितने कितने हुए? 65 डिग्री के। ये कोण 65 डिग्री का और ये कोण भी 65 डिग्री का। इसके बाद शेष बचा ये कोण, ये पूरे 90 में से 65 घटा लीजिए। 90 में से 65 घटाएंगे कितना आएगा? 25 डिग्री। तो ये जो कोण पूछा गया आपको QRP, उसका मान कितना हो जाएगा? 25 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 72 डिग्री है। किसी समबाहुभुज का एक बहिष्कोण 72 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? अब यदि बहुभुज में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिसमें 2-3 सूत्र है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का, एक बहुभुज के बहिष्कोणों का, और एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या का। अपना जो प्रश्न है वो बहिष्कोण, बहुभुज का बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर होता है 360/n। n है भुजाओं की संख्या, कि बहुभुज है उसके बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। सम बहुभुज है, इसका मतलब सारे बहिष्कोण बराबर है। सारे बहिष्कोण बराबर है, कितनी बहिष्कोण है? जितनी भुजाएं। भाई 5 भुजाएं तो बहिष्कोण 5 होंगे, 6 भुजाएं तो बहिष्कोण भी 6 होंगे। तो प्रत्येक का मान ज्ञात करना है, तो जितनी भुजा है या जितने कोण है उसका भाग दे दो 360 में। बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 होता है, कोई भी बहुभुज हो। बहुभुज का मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं हो, और उसके जो बहिष्कोणों का योग होता है वो हमेशा 360 होता है। और 360 में आपको भुजाओं की संख्या का भाग देके प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान दे रखा 72 डिग्री। ये 72 बराबर 360/n। n उधर आ जाएगा, 72 का भाग दे दो। n बराबर 360/72। 360 में 72 का भाग जाएगा 5 बार, मतलब इसमें 5 भुजाएं हैं। ये पंचभुज होगा, 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज कहलाता है। और ये सम पंचभुज होगा क्योंकि इसकी भुजाएं सारी बराबर थी। प्रश्न में लिखा था सम बहुभुज का मतलब सभी भुजाओं की लंबाई बराबर, प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर और प्रत्येक बहिष्कोण का मान भी बराबर। अंतःकोणों का योग और बहिष्कोणों का योग, ये बहिष्कोण का मान ज्ञात करने का सूत्र है, और अंतःकोणों का योग ये होता है 2n-4 समकोण। ये इसका फॉर्मूला है। प्रत्येक का मान ज्ञात करना, इसलिए n का भाग दे दो। इस तरीके से आप अंतःकोण ज्ञात कर सकते हैं, इस सूत्र से आप बहिष्कोण ज्ञात कर सकते हैं। सम बहुभुज का मतलब है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे। बहिष्कोण दिया, बहिष्कोण का सीधा सीधा भाग दे दो 360 में। 360 में 72 का भाग दे दो, कितनी भुजाएं बचेगी? 5। अगला, चक्रीय चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज की विशेषताएं याद होनी चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। मतलब वृत्त में स्थित चतुर्भुज शीर्ष परिधि पर होना जरूरी है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इस प्रकार का चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज की इंपोर्टेंट जो विशेषता है वो ये है कि इसके सम्मुख कोणों का योग
180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के जो दोनों कोण है इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं मतलब इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये 180 डिग्री बराबर लिखो और x का मान आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री। पहला कोण x + 10, दूसरा 2x + 20 और इनका जोड़ 180। 2x और x हो जाएगा 3x, 20 और 10 हो जाएगा 30 और बराबर 180। 3x बराबर 180 में से 30 घटा लीजिए 150 और x बराबर 150 में 3 का भाग देंगे तो 50 बार। 180 है, 30 इधर आके घट जाएंगे, 150 बचेंगे, 150 में 3 का भाग दे दो, x बराबर 50। x का मान पूछा गया है, x का मान कितना होगा 50 होगा। चक्रीय चतुर्भुज की जो एक ही विशेषता है जिससे ही प्रश्न बनता है कि समूह कोणों का योग 180 डिग्री हो। बाकी सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं लेकिन चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये उनकी अलग विशेषता है, ये थोड़ी सी अलग से याद कर लेना। चक्रीय चतुर्भुज कौन से संबंधित प्रश्न बनता है तो ये एक ही तरीके से बन सकता है कि समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगला, भुजाओं के माप सेंटीमीटर में दिए हुए हो तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज की भुजा का माप नहीं होगा। अब भुजाओं के आधार पर भुजाओं के जो माप है उसके आधार पर त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा त्रिभुज होता है कि नहीं होता है, कौन सा त्रिभुज न्यून कोण है, समकोण, अधिक कोण, ये अपना पता कर सकते हैं भुजाओं के माप के आधार पर। अब इसमें भुजाओं के 4 जो माप दे रखे हैं अलग अलग, उनमें से कौन सा त्रिभुज बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता। तो इसका जो मेन प्रश्न हल करने का तरीका यह है कि इसका एक फॉर्मूला विशेषता है त्रिभुज की। त्रिभुज बनने की शर्त कि त्रिभुज कौन सा बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने की शर्त यह होती है कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। तो इसमें जो तीसरी भुजा बोला जाता है उसको अपन सबसे बड़ी भुजा लिखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी भुजा को पहले अलग कर दो और बाकी दोनों का योग इससे ज्यादा होना चाहिए। तो बड़ी भुजा 5 और बाकी 2 3 और 4 का योग 7, 5 से अधिक है मतलब यह त्रिभुज बन सकता है। इसमें बड़ी भुजा 4, इन दोनों का योग 6 बड़ी है, बन सकता है। अब इसमें एक 3 और बाकी 3 3 योग अधिक है, बन सकता है। अब बड़ी भुजा 7 और शेष 2 भुजाओं का योग 7, 7 और 7 बराबर आ गया है तो तत्रिभुज नहीं बन सकता। 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होना चाहिए, यहां पर अधिक नहीं है। 2 भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ गया मतलब ये त्रिभुज नहीं बन सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि कौन सा त्रिभुज नहीं होगा, 3 4 7 भुजाओं वाला त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। नेक्स्ट 3/8 व 1/4 में 5 के आकस्मिक मानों का योग, आकस्मिक मानों का मतलब है स्थानीय मान, आकस्मिक मानों का मतलब है स्थानीय मान। 2 अलग अलग संख्याएं उनमें 5 के स्थानीय मानों का योग लेना। पहली संख्या 3/8, अब आप 3/8 को दशमलव बदलेंगे, दूसरी संख्या 1/4 इसको दशमलव बदलेंगे, कौन सा रूप आता है फिर उसमें स्थानीय मान देखना। तो 3 में अपना 8 का भाग देंगे, ये 3 में 8 का भाग नहीं जाता, 0. ये 30 में जाएगा 8 का भाग, 8 3 24 से 6 0, 8 7 56, 4 0, 8 5 40, तो ये 0.375, 1/4 का मतलब है 0.25। ये भिन्न है, इसको दशमलव बदलने के बाद पता चलेगा कि 5 कहां लिखा हुआ और उसका स्थानीय मान क्या आएगा। तो ये 5 इसमें लिखा हुआ है, दशमलव के तीसरा अंक, दशमलव के 2 छोड़ के बाद में, तो इसमें जो 5 का स्थानीय मान होगा वो होगा 0.005 और इसमें जो 5 का स्थानीय होगा वो 0.05। दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक होता है तो सीधा 0. जैसे 2 का स्थानीय मान होता तो 0.2 होता, लेकिन 5 का है तो 0.05। ये बीच वाली जो संख्या उसको 0 लिखा जाता है। मतलब पहला होता है जैसे 2 का होता तो 2/10 और 5 का है तो 5/100 है,
ये सेकंड अंक है, सेकंड अंक है तो 100 का भाग देना, थर्ड अंक है तो 1000 का भाग देना, ये थर्ड अंक था। तीसरे में 1000 का भाग देंगे, ये 0.005 ये और ये 0.5 और इसका जोड़ करेंगे तो ये 0.5 और 0.055 ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर आ जाएगा। ये आसान सा प्रश्न है। आकस्मिक मानों का मतलब है स्थानीय मान। कई बार ये होता है कि नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आकस्मिक मान है क्या। आकस्मिक मान का मतलब स्थानीय मान, और स्थानीय मान में भी ये भिन्न दे रखी है तो भिन्न को आप दशमलव संख्या में बदलो, उसके बाद उसमें पता चलेगा कौन सा अंक कहां लिखा हुआ और उसका स्थानीय मान कैसे लेना। नेक्स्ट 6, 12, 18 के सबसे छोटे सार्वगुणज। सबसे छोटा सार्वगुणज होता है एलसीएम। संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज उनका लसक होता है। 6, 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36। 36 में 18 का भाग जाता है, 12 का भी जाता है और 6 का, तो ये 6, 12 और 18 का सबसे छोटा सार्वगुणज एलसीएम को इनके सबसे छोटे सार्वगुणनखंड भाग देना है। विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा। और ये सबसे छोटा सार्वगुणनखंड हमेशा 1 होता है। कोई भी किसी प्रकार की संख्याएं लिखी हो, सबसे छोटा सार्वगुणनखंड, सार्व का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा कॉमन जो होता है वो 1 होता है। 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए सबसे छोटा सार्वगुणनखंड होता है 1। 36 में 1 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 36 बार। सबसे छोटे सार्वगुणज को इनके सबसे छोटे सार्वगुणनखंड से विभाजित करने पर कितना प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। तो ये इसका उत्तर है 36। सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम और सबसे छोटा सार्वगुणनखंड मतलब 1, ये फिक्स। सबसे छोटा सार्वगुणनखंड 1 होता है और सबसे छोटा सार्वगुणज होता है वो लसब होता है। लसब 36 आया, गुणनखंड 1 आया, 36 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 36 बार। नॉर्मल सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न। कई प्रश्न ऐसे सरल होंगे जिनको आप फास्टली कर सकते हैं, कई हार्ड होंगे जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक व्यक्ति के पास 50 रुपए हैं, जिनमें से उसके पास 10 सिक्के, 2 रुपए के, 5 सिक्के, 5 रुपए के, 4 सिक्के, 50 पैसे के, शेष कितने सिक्के, 25 पैसे के होंगे। नॉर्मल सा अपने एक सिलेबस का टॉपिक है मुद्रा, भारतीय मुद्रा, उसमें किस प्रकार के सिक्के, कौन से कैसे होता है, जनरल प्रश्न है, कोई खास बात नहीं है। 50 रुपए है, उसमें से 10 सिक्के हैं 2 रुपए के, 2 रुपए के 10 सिक्के मतलब हुए 20 रुपए। उसके बाद 5 सिक्के 5 रुपए के, 5 सिक्के 5 रुपए के मतलब हुए 25 रुपए। 4 सिक्के 50 पैसे के, 4 सिक्के 50 पैसे मतलब 200 पैसे का मतलब हो गए 2 रुपए। 20, 25, 2, 20, 25, 45, 2, 47 रुपए हो गए। शेष बचे रुपए 3। अब 3 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 25 25 के 4, 1 रुपए में 4, 3 रुपए में 4 3 12, टोटल 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 12 सिक्के होंगे। 3 रुपए के 25 पैसे के हिसाब से 4, तो ये 25, 4 और 3 का गुणा कर लीजिए 12 सिक्के होंगे 25 पैसे के। आसान सा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई समझने पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, व्यवहारिक प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य? यह भी एक है, सिलेबस में लाइन लिखी हुई है कि जो मापन पद्धतियां हैं उनके जो मात्रक है, आयतन का है, संख्याओं के है, वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भी है, सारे के इंटरचेंज आना चाहिए। कौन सी मात्रक किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में या किलोमीटर में कैसे बदला जाता है, इस प्रकार के द्रव्यमान के, भार के, जो सबके आपको मात्रक वाला मामला याद करना है। अब आपका जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत कथन बताना। पहला, 1 मिलियन बराबर 0.001 बिलियन। मिलियन होता है 10 की पावर 9 और मिलियन 10 की पावर 6। मिलियन होता है 10 की पावर 6 और बिलियन होता है 10 की पावर 9। ये मिलियन, इसके बराबर बिलियन और इसके गुणा में 0.001 लिखा हुआ है। क्या ये कथन सही है या गलत, आपको बताना। मिलियन 10 की पावर 6, बिलियन 10 की पावर 9 और इसके गुणा में 0.001। यह 0.001 का मतलब है 10 की पावर -3।
1/1000 है, 1000 का मतलब 3 जीरो कट जाएंगे 9 में से, तो शेष 6 जीरो बचेंगे, 10 की पावर 6 बराबर ये भी बचेगा 10 की पावर 6 बराबर है, बिल्कुल सही है। 0.001 का मतलब 1/1000 है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट मतलब 1/1000 है, 1000 का मतलब 3 जीरो कट जाएंगे, 10 की पावर 9 का मतलब 9 जीरो थे और उसमें से 3 काट दीजिए, शेष कितने बचेंगे 6 बचेंगे, 10 की पावर 6 बराबर 10 की पावर 6 मतलब पहला कथन तो सही है, गलत नहीं है। दूसरा 1 ट्रिलियन बराबर 10 की घात 7 लाख। 1 ट्रिलियन, ये जो ट्रिलियन है ये होता है 10 की पावर 12 बराबर 10 की पावर 7 और इसके गुणा में है लाख। लाख होता है 10 की पावर 5, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 करोड़ में 7, इस तरीके से। तो ये 7 और 5 12 बराबर 12, बिल्कुल सही है। 10 की पावर 7 ये 5 10 की पावर 12 होना चाहिए, बराबर 12 है, तो ये कथन भी सही है। नंबर 3, 1 मीटर 10 डेकामीटर और 10 हेक्टामीटर बराबर 1101 मीटर। अब देखिए ये कथन सही है गलत है, किस तरीके से होता है। ये मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। एक तरफ होता है डेका, हेक्टा और किलो। किलो 10 की पावर 3, हेक्टा 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, डेसी 10 की पावर -1, ये 10 की पावर -2 और ये 10 की पावर -3। इस तरीके से ये यदि अपने को याद हो जाता है, सभी में ऐसे ही है। बीच में जो मात्रक है किलो का है, किलो लिख सकते हैं, जैसे किलोग्राम है तो ग्राम लेके कर सकते हैं। डेका, हेक्टा, किलो, डेसी, सेंटी और मिली, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर और डेका, हेक्टो, किलो। अब ये है कि ये 10 हेक्टा का मतलब 10 की पावर 100 मीटर है, 1 हेक्टा का मतलब कितना हो जाएगा 100 मीटर। ये है 10 डेकामीटर और 1 डेकामीटर का मतलब होता है 10, 1 डेकामीटर का मतलब 10 डेकामीटर का मतलब हो जाएगा 10 गुणा 10, 100 मीटर है। ये है 100 मीटर। 1 डेकामीटर का मतलब 10 होता है और 10 डेकामीटर का मतलब 100 मीटर हो जाएगा। हेक्टामीटर, 10 हेक्टामीटर, हेक्टामीटर होता है 100, 1 हेक्टामीटर का मतलब है 100 मीटर और 100 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो 10 हेक्टामीटर का मतलब हो जाएगा 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, और ये 1 मीटर है, ये 1000, ये 100, 1100 और वो 1101 मीटर, ये 1101 मीटर, मतलब ये कथन सही। इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए, मीटर में 3 उधर की 3 इधर की, माइनस में जैसे डेसी, सेंटी और मिली, उसमें डेका, हेक्टो और किलो। अब इसका मतलब लास्ट तो गलत ही, सीधे सीधा 3 ऑप्शन हो गए। लास्ट है 1 डेसीमीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 मीटर नहीं होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। डेकामीटर है तो 10, डेसी है तो 10 की पावर -1 है, ये 10 की पावर -1 का मतलब 1/10 मतलब 0.1 मीटर। 1 डेसीमीटर का मतलब होता है 0.1 मीटर। 1 डेसीमीटर के बराबर यदि मीटर में लिखेंगे तो 0.1 मीटर होगा, ये 0.1 मीटर है और यहां पर 10 मीटर लिखा हुआ है तो गलत है। 1 डेसीमीटर में 10 मीटर नहीं होते, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ये कथन होता तो सही होता है। 1 मीटर और इसके अंदर कितने डेसीमीटर होंगे तो 10 डेसीमीटर होंगे। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे 10 डेसीमीटर होंगे, लेकिन 1 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे तो 0.1 मीटर होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद कर लेना आप। मैन ये मीटर है, इसके बाद की 3 इधर और 3 इधर, इनसे ही प्रश्न बनता ज्यादातर। मीटर के बाद क्रमवार याद करिए, डेका, हेक्टा और किलो। नंबर 1 डेका, 2 नंबर हेक्टा और 3 नंबर किलो। और किलो का मतलब सीधा ही 1000 होता है। वैसे किलो का मतलब 1000 ही होता, चाहे किलोग्राम हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे किलो लीटर हो, किलो का मतलब हमेशा 1000 ही होता है। डेका का मतलब 10, हेक्टा का मतलब 100 और किलो का मतलब 1000। इधर डेसी, सेंटी और मिली, डेसी का मतलब 10 की पावर -1, सेंटी 10 की पावर -2 और मिली का मतलब 10 की पावर -3। इस तरीके से ये एक क्रम से याद हो जाते हैं तो सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। दूसरा याद करना था मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये क्रमवार थे। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, इसे आप याद कर सकते हैं। MBT मोहम्मद बिन तुगलक 10/6,
ये 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर 12, क्रमवार 10 की पावर 6, 10 की पावर 9 और 10 की पावर 12, MBT मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये 6, 9 और 12। 10 की पावर 6 का मतलब 1 के पीछे 6 जीरो है, 10 की पावर 9 का मतलब 1 के पीछे 9 जीरो है और 10 की पावर 12 का मतलब 1 के पीछे 12 जीरो है। एक ये याद करना है MBT 6, 9, 12, एक ये याद करना है डेका हेक्टर किलो डेसी सेंटी मिली, और इससे अपना आप सारे इस तरह के जो रूपांतरण करने होते हैं मात्रांकों के आप किए जा सकते हैं। माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका में यह होता है कि संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और उसके एग्जैक्ट बीच वाली संख्या माध्यिका होती है। यह होता है तो ये संख्याएं दे रखी है, आरोही क्रम में जैसे व्यवस्थित करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं 8, 9 और 12 ये संख्याएं थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद 8, 9 और 12। अब इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। अब इन संख्याओं में माध्यिकाएं ज्ञात करने का मतलब होता है एग्जैक्ट बीच वाली संख्या। ये 4 संख्याएं इधर और ये 4 संख्याएं इधर छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या ये माध्यिका। एग्जैक्ट बीच में जो संख्या आएगी वो माध्यिका होगी। बीच में यदि 2 संख्याएं आ जाती तो इनके बीच का मान ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या और होती है और 5 और 6 2 बीच में आ जाते तो 5 और 6 के बीच मतलब 5.5 उसका उत्तर हो जाता और सीधी सीधी एक बीच की संख्या आ जाती है तो ये माध्यिका। जिस प्रकार अपन समांतर संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं वैसा ये होता है कि एग्जैक्ट माध्य जो बीच की संख्या वो माध्यिका होती है। तो इसकी माध्यिका देगी 5, ये इसका आंसर है 5। नेक्स्ट, एक कोण अपने संपूरक कोण के 4 गुणे से 20 कम है, उस कोण का आधा कितना होगा? ये कोण और ये इसका संपूरक कोण। कोण और संपूरक कोण की कंडीशन दी हुई। कोण है संपूरक कोण के 4 गुणे से, संपूरक कोण मान लीजिए x, इसके 4 गुणे 4x, 20 का मतलब -20। एक कोण अपने संपूरक कोण के 4 गुणे से 20 कम है तो संपूरक कोण को मान लिया x, कोण उसके 4 गुणे से 20 कम है 4x - 20। अब कोण और संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री वही संपूरक होते हैं तो इन दोनों का योग 180 है। योग करेंगे 4x ने 5x, 5x - 20 और बराबर होगा 180। तो ये 5x बराबर -20 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 180 में जुड़ेंगे 200, x बराबर 200 में 5 का भाग जाएगा 40 बार। ये x का मान 40 आ गया, संपूरक कोण 40। क्या पूछा गया? कोण का आधा पूछा गया। कोण ये 40 है तो ये 140 होगा। कौन 140 होगा? 4 का 4 से गुणा 16, 16 में से 160 और 160 में से 20 घटाएंगे तो 140। तो कौन होगा 140? ये कौन 140, संपूरक कौन 40, कौन का आधा 70। कौन का आधा पूछा गया, कौन का आधा कितना हो जाएगा? 140 का आधा कितना? 70। तो इसका आंसर क्या होगा? 70 होगा। इसमें कई बार ध्यान रखना होता है कि अपन x का मान आते हैं 40 और उसका आधा 20, 20 उत्तर लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। ये 40 का आधा नहीं करना, 40 इसका संपूरक कोण, x अपने संपूरक कोण को माना। कोण उसके 4 गुणे से 20 कम, 4 गुणे से 20 कम करेंगे 140 आएगा, फिर उसका आधा करना कितना जाएगा? 70 आ जाएगा। लास्ट प्रश्न थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है कैलकुलेशन के हिसाब से। एक प्रश्न पिछली बार भिन्नों में इस प्रकार का आया था जिसमें x का मान ज्ञात करना था। रीट के पिछले ही पेपर में यह प्रश्न ऐसा कैसा एक था, 1/2 प्लस 3/4 प्लस x/5 प्लस 1/6 और बराबर 7 ये दिया हुआ है। तो इसके लिए एक संख्या उधर घटा लो, x/5 यही रहने दीजिए, बाकी पक्षांतरण कर दो। x/5 बराबर हो जाएगा 7 - 1/2 - 3/4 - 1/6। यहां से इनका लसब ले लीजिए, 4, 2 और 6 का लसब आ जाएगा 12, 12 का 7 से गुणा 84 -12, 2 का भाग 6, 12 में 4 का भाग 3, 3 गुणा 3 9, 12 में 6 का भाग 2 और 2 गुणा 1 2, 9 6 15 2 17 घटा लीजिए 84 में से 67/12 और बराबर है x/5। x के लिए 5 का इधर गुणा कर लो, x बराबर 67 गुणा 5 और बटे में 12। संख्याएं कोई कट नहीं रही है। 5 का 7 से गुणा 35, 5 6 के 30 और 3 33 और बटे में 12।
335/12 इस प्रश्न का आंसर आएगा 335/12 ऑप्शन नंबर 1। ये कैलकुलेशन ही है, आसान सा प्रश्न है, बिनों की जोड़ थी, ये जो संख्या है वो बराबर से उधर माइनस हो जाएगी, बराबर से इधर ले आए माइनस से एक साथ कर ली, ये 4 2 और 6 का लसाअ 12, 12 का 7 से गुणा 84, 12 में 2 का भाग 6, 12 में 4 का भाग 3 और 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9 और 12 में 6 का भाग 2 और 2 का 1 से गुणा 2, 9 6 15 2 17 घटा लिए 84 में से 17 घटाएं 67/12 और 5 का इधर गुणा कर लो, 67 का 5 से गुणा 335/12, ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। बाकी के 10 प्रश्न सेक्शन वीडियो के हैं जो आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं तो जब आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट के नीचे व्यू सॉल्यूशन में आपको सेक्शन वीडियो का सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये प्रश्न आपको पूरे विस्तार पूर्वक समझा दिए गए हैं। टेस्ट देने के बाद क्लास पूरी देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। और 11 टेस्टों में जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं कि अपने रीट लेवल 1 सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट वो सारे के सारे आपको कवर करवा दिए जाएंगे। पूरा सिलेबस हो जाएगा 11 टेस्टों से यदि आप ढंग से पढ़ के इन टेस्टों को तो देंगे तो। उसके बाद में भी ये आपके टेस्ट जारी रख देंगे परीक्षा तक ही, ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने 11 ही टेस्ट लेंगे, ये टेस्ट सीरीज परीक्षा तक ही ऐसे ही चलती रहेगी।